मैंने आप सभी को आधारभूत तरीके से पर्यावरण को समझाने का प्रयास किया है। अब मेरा प्रयास ये है कि अब पर्यावरण के स्पेसिफिक एरियाज में प्रवेश किया जाए जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखो मैं आधारभूत यदि आपकी समझ बच्चों विकसित नहीं करूंगा तो आपको आज तक यही नहीं समझ में आएगा कि पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण विज्ञान क्या है, फिर पर्यावरण के अवयव क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। बहुत बेसिक चीजें होती हैं, इनमें भी मतलब कि कंफ्यूजन होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग पर्यावरण को लेकर किसी तरीके से कंफ्यूज रहें। मैं चाहता हूं विषयवार एक एक क्रम से चीजों को इस तरीके से समझ लें कि फिर भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना पड़े। अब आज जो है पर्यावरण के कुछ मेजर पॉइंट है, मेजर टॉपिक है, आज से यहां पर प्रवेश करेंगे और इनसे प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है पर्यावरण पर्यटन या फिर बोलते हैं इको टूरिज्म, है ना। पर्यावरण पर्यटन, इसको पारिस्थितिकी पर्यटन भी कहते हैं। तो आज ये टॉपिक समझाऊंगा मैं आपको पर्यावरण पर्यटन में, और इसके अंतर्गत क्या क्या विषय वस्तु होंगी बिंदुवार जो है समझाने का प्रयास करूंगा। तो दो टॉपिक मुझे आप लोगों को पढ़ाना है पर्यावरण की क्लास में। अब दो टॉपिक कौन से हैं? पहला टॉपिक है पर्यावरण की, आज की क्लास में दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक आपका पूरा का पूरा रहेगा पर्यावरण पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन, और दूसरा एक टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन ने क्या प्रयास किया अभी तक पर्यावरण को संरक्षण को लेके। यूनाइटेड नेशन के द्वारा लगातार प्रयास चल रहे हैं। तो पूरा का पूरा आपका टॉपिक है पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है उनके बारे में चर्चा करूंगा। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक बच्चों। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। अब धीरे धीरे देखो, मैं नहीं चाहता कि एक साथ ही आपको सब कुछ मैं दे दूं। मैं बहुत क्रमबद्धता के साथ, बहुत तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से क्लासेस कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आप डाल लीजिए, पहली हेडिंग डलवाया था कल मैंने, पारिस्थितिकी पर्यटन, ये टॉपिक आपको डलवाया था। अब देखो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ये है आपका पूरा का पूरा, इसमें ये पॉइंट हमें पढ़ना है। पहले तो पर्यावरण पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन की आधारभूत समझ सीखेंगे आप कि इसका बेसिक इसका मतलब क्या है, ठीक है। पर्यावरण या पारिस्थितिकी पर्यटन का आधारभूत मतलब क्या है, पहले तो ये समझेंगे। दूसरा, इसके सिद्धांत क्या है। तीसरा क्या है, पर्यावरण या पारिस्थितिकी पर्यटन से लाभ क्या होगा, और इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है तो इसकी कुछ आलोचनाएं करेंगे। तो इस स्तर पे इससे मेंस में भी प्रश्न आते हैं आपके, और पीटी में भी। मुझे नहीं लगता पीटी का तो ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। चलिए, तो अब मैं पहले एक बार तो आपको समझा देता हूँ और साथ साथ चीज़ों को आप लोग देखते चले जाइएगा, और फिर इसकी पूरी परिभाषा लिखाता हूँ आसान भाषा में। देखो एक तो शब्द आपका है यहाँ पे पर्यटन शब्द, आपने यहाँ पर देख रखा है, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है पर्यटन। आसान भाषा में कहें तो पर्यटन मतलब घूमना फिरना, टहलना, प्रकृति का आनंद लेना। देखो भारत में विभिन्न जगहों पर आप पूरा का पूरा यदि भारत की ही बात करें, विश्व तो छोड़ दीजिए, केवल भारत की बात करें तो विभिन्न उच्चावचों के कारण से भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के परिणाम स्वरूप भी विभिन्न प्रकार की उच्चावच और ऊंचाइयों के कारण से विभिन्न पर्यटक स्थलों का जन्म हुआ है। अब ये पर्यटक स्थल कई प्रकार के हो सकते हैं आपके। ये प्राकृतिक पर्यटक स्थल भी हो सकते हैं जो प्रकृति है, जैसे कि नदी देखते हैं, झरना देखते हैं, ये सब प्रकृति के हैं। पहाड़ पर्वत जाते हैं, आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ पे बर्फ गिरती है, तो ये सब नेचर की देन है, ये हमने नहीं बनाया। प्राकृतिक पर्यटन यानी कि बहुत सारी प्रकृति में ऐसी चीजें हैं जो देखने योग्य हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ से जाते हैं, समुद्र देखने जाते हैं बीच के किनारे, फिर लोग रामेश्वरम जाकर वहाँ पे डूबता हुआ सूरज देखते हैं, उगता हुआ सूरज देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सनसेट और सनसेट पॉइंट होते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे हम पर्यावरण पर्यटन की बात करें तो यहाँ पे प्रकृति ने ऐसे बहुत सारे ऐसी प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप उनको देखने और आनंदित होने के लिए जाते हैं। इसके अलावा और पर्यटन में विभिन्न क्षेत्र हैं। कई जगह सांस्कृतिक तौर पे पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण है, ये मानव निर्मित होता है। संस्कृति के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे कि धर्म आधारित पर्यटक क्षेत्र। बहुत सारे क्षेत्र हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप मथुरा चले जाइए, धार्मिक है ना। बहुत जगह ऐतिहासिक है, जैसे आगरा चले जाइए, ऐतिहासिक में जैसे कि आगरा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए तो यहाँ पे हिस्टोरिकल आपको आगरा में जाएंगे, ताजमहल है, ऐतिहासिक इमारत है, शाहजहां ने बनवाई, तो देखने योग्य है, दर्शनीय है।
दिल्ली में लाल किला चले जाइए तो बहुत सारे ऐतिहासिक हैं, इनमें भी पर्यटक स्थल हैं, है ना, बहुत सारे किले, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके अतिरिक्त भी लोग जो है वेशभूषा, खान पान, ये बहुत सारी चीज़ें, खान पान। एक और पर्यटन का तरीका होता है जिसको बोलते हैं चिकित्सा पर्यटन। लोग जो है स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहते हैं और इसके कारण भी जो है चिकित्सा के लिए, अब जैसे कि आप लोग कभी दिल्ली नहीं आए होंगे, यदि आप बीमार हो जाएं, कुछ हो जाए, तो यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एम्स जैसे अस्पताल हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, आप दिल्ली आओगे फिर अस्पताल के लिए, सस्ता, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता भी है। या फिर एक और होता है शिक्षा पर्यटन, लोग पढ़ने के लिए भी दूसरी जगह जाते हैं, शिक्षा पर्यटन, है ना, आपको आपके शिक्षण संस्थान भिन्न भिन्न जगहों पर लोग देखने ही जाते हैं कि चलो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देखने चलते हैं, जेएनयू का बड़ा नाम सुना है, इसे देख आते हैं, है ना, लोग विदेशों से आते हैं। तो ओवरऑल क्या है ना, पर्यटन के बहुत सारे तरीके हैं, आप हर चीज़, जहाँ भी आप कोई ना कोई तरीके से घूमने जाते हैं, म्यूजियम्स देखने जाते हैं, जैसे कि नेशनल म्यूजियम आपका दिल्ली में है। तो ओवरऑल भारत में विभिन्न केंद्र हैं जहाँ पर आप जा करके प्रकृति का आनंद लेते हैं, धार्मिक संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं का देते हैं, वहाँ की लोक संस्कृति यानी स्थानीय कल्चर का लेते हैं, भाषा का लेते हैं। और पर्यटन का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये देश के लोगों को जोड़ के रखता है, ये देश के लोगों को एकजुट रखता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी भाषा और मेरी भाषा दोनों एक जैसी हैं तो हमें जुड़ाव ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन मान लीजिए अब हमें दूसरी भाषा के लोग हैं, जैसे साउथ इंडियंस, हमारे साउथ इंडियंस में कौन कौन सी, वहाँ पे मलयालम बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, तो वहाँ की भाषा और यहाँ की भाषा में बहुत अंतर है ना। वहाँ का धर्म, वहाँ भी हिंदू धर्म के ही लोग हैं, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, यही धर्म है। तो लेकिन भाषा, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे एक जुड़ाव, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ने से हमारी देश की एकता और अखंडता की वृद्धि होती है, हमारा देश की एकता और अखंडता बढ़ती है। बस ये है, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये है कि लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव कैसे होता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये पर्यटन का सबसे बड़ा जो है इसका पॉइंट है। पर्यटन का सबसे बड़ा पॉइंट है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, समझते हैं, आधारभूत समस्याओं को समझते हैं, वहाँ के लोगों को जानते हैं और इससे देश के अंदर एकता बढ़ती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बढ़ती है। तो पर्यटन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। लेकिन अब बात करते हैं पर्यटन से क्या हो रहा है। पर्यटन से कहीं ना कहीं पे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी हो रही है। जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जैसे ही गर्मियों, अब तो इस बार कोरोना और लॉकडाउन जैसी समस्या हो गई, तो नहीं तो लोग छुट्टियां, अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है ना, आप जून के महीने में हैं, जून जुलाई का महीना किस लिए होता है, गर्मियों की छुट्टियों के महीना होता है, जुलाई से तो शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन कोविड-19 के कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे कि मैं इस क्षेत्र की बात करता हूँ, जितना पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, इधर का ये क्षेत्र आपका उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, इसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे ही डेवलप है। तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं, अचानक से यहाँ पर भारी संख्या में जनसंख्या दबाव होता है, और जब भारी संख्या में जनसंख्या दबाव होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बृहद स्तर पर लोगों के द्वारा यहाँ के प्राकृतिक आवास क्षेत्रों का, यहाँ के पर्यावरण, क्योंकि देखो लोग पहुँचेंगे, पर्यटन के लिए बहुत सारी आधारभूत सुविधाओं का विकास भी करना है, वहाँ पे होटल्स भी होने चाहिए, है ना, वहाँ पे होटल्स भी होने चाहिए। होटल होने के साथ साथ वहाँ पर और भी विभिन्न चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ पे आधारभूत सड़क का निर्माण होना चाहिए, है ना, तो जो लोग रहेंगे, रुकेंगे, सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल इन सभी बिंदुओं पर भी सरकार ध्यान देती है और इन सब के कारण से पर्यावरण प्रभावित होता है ना। और जब पर्यावरण इतने बड़े स्तर पर प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति पर आपको समझना होगा कि हमें पर्यावरण के विकास के लिए विभिन्न कार्य करने होते हैं। ठीक है, अब यहीं पर आज हम चर्चा करते हैं आपको विभिन्न चीजें। अब पर्यावरण का विनाश पर्यटन के द्वारा हो रहा है, पर्यटन भी, इसी के लिए एक शब्द निकल के आया आपका इको टूरिज्म। शब्द क्या निकल के आया आपका, इको टूरिज्म। इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आया और इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट से ही अब जो है हम चीज़ों को समझेंगे। अब आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। पर्यटन के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक या पर्यावरण का विनाश सुनिश्चित हुआ है, उसी पर्यावरण के विनाश, उसी पर्यावरण के विनाश को बचाने के लिए हमने इको टूरिज्म का नया कॉन्सेप्ट दिया और इसका आसान भाषा में आपको एक शब्द में समझा दूंगा। पर्यावरण पर्यटन का मतलब है उत्तर
उत्तरदायित्वपूर्ण यात्रा, उत्तरदायित्वपूर्ण यात्रा। आसान भाषा में किसके प्रति उत्तरदायित्व है? आपका पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व है। तो प्राकृतिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों की स्थिति, वहां पर बहुत सारे स्थानीय लोग, स्थानीय जातियां, स्थानीय प्रजातियां जो निवास करती हैं, प्राकृतिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों में की स्थिति में सुधार, ठीक है, स्थिति में सुधार के लिए उत्तरपूर्ण दायित्वपूर्ण यात्रा करना ही आपका पर्यावरण पर्यटन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको जो है आपको एक एक तरफ से समझना है। चलिए अब एक एक चीज़ों को मैं ध्यान से आपको बताता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ, एक तरफ से आप इस चीज़ों को लिखते जाइएगा। ठीक है, आप हेडिंग डाल चुके हैं पर्यावरण पर्यटन। ठीक है, परिभाषा इसकी लिख लीजिए, लिखिए परिभाषा लिख लीजिए, लिखिए IUCN के अनुसार, IUCN एक संस्था है। ठीक है, अब इसकी चर्चा करूंगा आगे, मैं संस्थाएं सारी पढ़ाऊंगा, WWF भी पढ़ाऊंगा, है ना, सारी संस्थाएं पढ़ाऊंगा। तो लिखिए IUCN के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन का अर्थ है कि, IUCN के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन का अर्थ है कि, IUCN के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन का अर्थ है कि पर्यावरण की दृष्टि से उत्तरदायित्वपूर्ण यात्रा करना और प्रकृति का आनंद के लिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, प्रकृति के आनंद के लिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और स्थानीय आबादी के लिए लाभकारी रूप से सक्रिय सामाजिक आर्थिक भागीदारी के अवसर प्रदान करना और स्थानीय आबादी के लाभकारी रूप से सक्रिय सामाजिक आर्थिक भागीदारी के अवसर प्रदान करना। पर्यावरणीय पर्यटन। तो ये हो गई परिभाषा आपकी, मोटी मोटी आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि पर्यावरण पर्यटन का मतलब है एक उत्तरदायित्वपूर्ण यात्रा करना, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण को संरक्षित करना, हमें पर्यावरण को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना हमारी यात्रा के परिणाम स्वरूप, और वहाँ की स्थानीय आबादी को भी किसी भी तरीके से हमारे कारण से जो वहाँ के आवास क्षेत्र हैं उनको भी नुकसान ना हो, और आर्थिक और सामाजिक भागीदारी हम करें। यही इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है। आगे लिख लीजिए इसमें, पर्यावरण पर्यटन दुनिया के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की विविधता। पर्यावरण पर्यटन दुनिया के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की विविधता और संरक्षण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पर्यावरणीय पर्यटन दुनिया के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की विविधता और संरक्षण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह आगंतुकों को आकर्षित करने और उन्हें मनोरंजन प्रदान करने का एक तरीका है। पर्यावरण में होता ही है, आमतौर पे पर्यावरण में हम कुछ ऐसा आधारभूत संरचना का विकास करते हैं कि लोग आकर्षित हों, उस क्षेत्र की ओर जाने के लिए लोग प्रयासरत हों, है ना। तो पर्यावरणीय पर्यटन दुनिया के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की विविधता और संरक्षण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह आगंतुकों को आकर्षित करने या पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें मनोरंजन प्रदान करने का एक तरीका है।
जिसमें पर्यावरण में न्यूनतम दखल होता है, जिसमें पर्यावरण में न्यूनतम दखल होता है, यानी कि उसके कारण से पर्यावरण किसी भी तरीके से विनिष्ट नहीं होगा, जिसमें पर्यावरण में न्यूनतम दखल होता है। और यह यात्रियों और सेवा प्रदाताओं दोनों की जिम्मेदारी को संभालते हुए काम करता है। और यह यात्रियों एवं सेवा प्रदाताओं, यात्रियों और सेवा प्रदाताओं दोनों की जिम्मेदारी को संभालते हुए काम करता है। दोनों को की जिम्मेदारी को संभालते हुए काम करता है। यही पर्यावरणीय पर्यटन का वास्तविक अर्थ है। यही पर्यावरण पर्यटन का वास्तविक अर्थ है। यही पर्यावरण पर्यटन का वास्तविक अर्थ है। यही पर्यावरण पर्यटन का वास्तविक अर्थ है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ये हो गया पर्यावरण पर्यटन। आसान भाषा में मैंने आपको समझाया इसमें कि पर्यावरण पर्यटन का मतलब ये है कि इस प्रकार से यात्रा करना है हमें कि पर्यावरण में न्यूनतम दखल हो, पर्यावरण में न्यूनतम दखल हो, पर्यावरण हमारी यात्रा के परिणाम स्वरूप न्यूनतम दखल हो, है ना, पर्यावरण में न्यूनतम दखल हो, हमारे परिणाम स्वरूप वहाँ किसी भी तरीके से, ठीक है, प्रभावित नहीं होना चाहिए वो पूरा का पूरा एरिया। नेक्स्ट आगे, लेकिन अभी आमतौर पे हम कहाँ इन चीज़ों को समझते हैं, अभी भी जाते हैं तो पर्यावरण को क्षति पहुँचा के ही आते हैं। जैसे कि प्लास्टिक कचरा का बढ़ जाना, है ना, तो होना क्या चाहिए, जितने भी पर्यटक क्षेत्र हैं जहाँ पर इन सारी चीज़ों को बैन कर देना चाहिए। ये चीज़ें ना तो ले जा सकते हो, और यदि कोई डालता है या लेके जाता है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, कठोर दंड लगाना चाहिए। तो ऐसा कुछ है ना। तो पर्यावरण पर्यटन में ऐसी गतिविधियां जो मनुष्य के द्वारा वहां पहुंच करके किसी भी तरीके से पर्यटन को प्रभावित किया जाता है या पर्यावरण को प्रभावित किया जाता है, उसको लेकर के, जैसे कि आधारभूत संरचना का निर्माण करना, है ना। कोई गया जमीन खरीद लिया, वहां पे जमीन खरीद करके हम वहां पे घर बना रहे हैं, अपने तरीके से बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर एक अथॉरिटी होनी चाहिए और अथॉरिटी के द्वारा मानक डेवलप करने चाहिए, जिसके माध्यम से ही वहां के एनवायरमेंट को आप किसी तरीके से प्रभावित ना करें। जाइए, घूमिए, टहलाइए, वापस आ जाइए। जैसे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम नॉर्थ ईस्ट में डेवलप किया गया है, आपने देखा ना, इनर लाइन परमिट सिस्टम, परमिट तक लेना पड़ता है, या इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर हर जगह परमिट लेना पड़ता है ताकि वहां के इकोसिस्टम को आप प्रभावित ना करें। और जैसे ही वहां पे आप टूरिज्म, आपका जो पर्यटन की गतिविधियां संपन्न हो, उसके बाद आप वापस लौट आए, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पर्यावरणीय पर्यटन के सिद्धांत। ये किन सिद्धांतों पर काम करता है? हेडिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इको टूरिज्म। प्रिंसिपल ऑफ इको टूरिज्म लिखिए। पर्यावरणीय पर्यटन समुदायों के संरक्षण। समुदाय मैंने आपको समझाया था ना, समुदाय क्या होता है, पढ़ाया था, देख लेना हेडिंग में। पर्यावरण पर्यटन समुदायों के संरक्षण एवं सतत यात्रा। सतत यात्रा मतलब यात्रा हमेशा बनी रहे, ऐसा ना रहे कि एक बार गए और उस पूरे एरिया को कोलैप्स करके चले आए, वो यात्रा, इसी को बोलते हैं संधारीय यात्रा, जो हमेशा के लिए रहे। पर्यावरण पर्यटन समुदायों के संरक्षण एवं सतत यात्रा से संबंधित है, जिसका मतलब है कि जो लोग पर्यावरणीय पर्यटन की गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो लोग पर्यावरणीय पर्यटन की गतिविधियों में भाग लेते हैं, जो लोग पर्यावरणीय पर्यटन की गतिविधियों में भाग लेते हैं, उन्हें पर्यावरणीय पर्यटन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्हें पर्यावरणीय पर्यटन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्हें पर्यावरणीय पर्यटन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, पहला सिद्धांत, यदि आप इको टूरिज्म करना चाहते हैं और इको टूरिज्म आप कर रहे हैं तो आपको किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? सबसे पहला, पर्यावरण और सांस्कृतिक जागरूकता। आपको पर्यावरण के प्रति जानकारी होनी चाहिए कि किन किन प्रक्रिया। तो पहला काम हमें क्या करना है इको टूरिज्म में? पहले पर्यावरण के बारे में जानकारी दे देनी है। पर्यावरण और सांस्कृतिक जागरूकता एवं उसका आदर, पर्यावरण का आदर, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक जागरूकता एवं पर्यावरण का आदर।
अब जैसे कि इन सभी क्षेत्रों में जितने भी पर्यावरण, जहाँ पे प्राकृतिक आवास क्षेत्र है बहुत सारे पशु पक्षियों के, उनको क्या करना है हमें, उनको किसी भी तरीके से उनको किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति उनको ख़त्म ना कर सके, उन्हें मार ना सके, है ना, उनका वध ना कर सके, शिकार ना कर सके, इसको लेकर के भी विभिन्न प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोटेक्ट किया गया और इन सब गतिविधियों को इलीगल घोषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थानों पर जा करके वहाँ के आवास क्षेत्र को ख़त्म नहीं कर सकता, शिकार नहीं कर सकता। जितने भी जीव हैं, तो जो भी जंगली जीव हैं अब आप उनका शिकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले अवेयरनेस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, नियम पता होने चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन लॉ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। आप ऐसा कुछ करते हुए पाए जाते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। तो ये सारी चीजों को पहले हमें क्या करना है, बताना है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है। तो पहला काम क्या है, पर्यावरण और सांस्कृतिक जागरूकता एवं आदर। ठीक, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, पर्यटक एवं मेजबान। मेजबान मतलब जो वहाँ खुद रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जो होटल हैं, जो वहाँ पर रह करके पर्यटन गतिविधियों को संचालित करते हैं, है ना, तो उन सभी की बात कर रहे हैं। पर्यटक एवं मेजबान दोनों के सकारात्मक अनुभव साझा किए जाने चाहिए, दोनों के सकारात्मक अनुभव साझा किए जाने चाहिए। पर्यावरण एवं पर्यटक एवं आगंतुक, पर्यटक एवं मेजबान मतलब होस्टिंग करने वाला जो होता है ना, जो होस्ट करता है। पर्यावरण पर्यटक एवं मेजबान दोनों के सकारात्मक अनुभव साझा हों। अगला पॉइंट, स्थानीय लोगों का सशक्तिकरण करने के लिए उन्हें वित्तीय लाभ प्राप्त हो। अगला पॉइंट, पर्यावरण में न्यूनतम दखल हो। अगला पॉइंट, मेजबान देशों के पर्यावरण, राजनीतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना। मेजबान देशों के पर्यावरण, बहुत सारे देश विदेशी भी आते हैं ना पर्यटक के तौर पे, तो मेजबान देशों के पर्यावरण, मेजबान का मतलब होता है जिस देश में पर्यटक आ रहे हैं, है ना, वो देश ही होस्ट होता है उसका। मेजबान देशों के पर्यावरण, राजनीति और सामाजिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना। जैसे मान लीजिए मैं आप सभी के घर आऊँ तो आप मेजबान हैं, है ना, मैं आपके यहाँ एक आगंतुक हूँ, अतिथि हूँ। वैसे ही बाहरी पर्यटक जो आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, यदि तमिलनाडु जाता हूँ तो तमिलनाडु राज्य होस्ट है, मेजबान है, वहाँ के नागरिक। तो होता है ना, आमतौर पे आप जम्मू कश्मीर कभी जाइए, मेरा अनुभव बहुत अच्छा है जम्मू कश्मीर के साथ। कभी आप J&K जाइए तो J&K में श्रीनगर इलाके में आप लोग बहुत ऐसी खबरें सुनने में आती है ना आपको कि वहाँ पर लगातार जो है आतंकी गतिविधियाँ हो रही हैं, ये हो रही हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन यदि आप एज अ पर्यटक जाएंगे तो वहाँ के लोग आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, आपको बहुत सम्मान देंगे। तो आमतौर पे जब भी पर्यटक जाते हैं तो लोग बहुत सम्मान करते हैं लोग, है ना। तो पर्यटन में ऐसा नहीं है, जब भी मेजबान कोई भी स्टेट हो, तमिलनाडु के बारे में लोग बहुत भ्रम फैलाते हैं। मैं भी खुद एक बार गया था, और एक होता है आपका चेन्नई एगमोर स्टेशन है, शायद चेन्नई से पहले ही पड़ता है, चेन्नई एगमोर। तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग भी, वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है ना। यदि आप इंग्लिश जानते हैं ओवरऑल तो आपको इंग्लिश में प्रॉपर बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा ऐसा नहीं, हिंदी वाले भी हैं। होटल्स में आप देखेंगे हमारा यूपी बिहार भरा पड़ा है, तो ओवरऑल वहाँ पर पूरी रेस्पेक्ट की जाती है, प्रॉपर आपको बताएंगे हर चीज़ को, ऐसा नहीं है। तो ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट नहीं होने के कारण, जब तक मैं नहीं गया था, मुझे भी लोग बताते थे कि आप चेन्नई जाओगे, तमिलनाडु जाओगे तो वहाँ पे कल्चर को लेकर के लोग बहुत रिजिड हैं, यदि आप हिंदी में टॉक करोगे तो आपसे बात नहीं करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर लोग आपको समझते हैं, बात करते हैं, उनको पता है कि एज अ टूरिज्म आया, और वहाँ की इंडस्ट्री यदि टूरिज्म है तो वो रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो इसीलिए मेजबान जो होता है वो उसको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मेजबान देशों के पर्यावरण, राजनीतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, है ना। अगला पॉइंट, अगला लिखिए,
एक मैंने लिखवाया था ना, न्यूनतम पर्यावरणीय दखल, हाँ ये हो गया। अगला लिख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्त प्रबंधन। पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्त प्रबंधन। पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्त प्रबंधन। अगला सिद्धांत लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं श्रम समझौतों का सम्मान करना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं श्रम समझौतों का सम्मान करना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं श्रम समझौतों का सम्मान करना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और श्रम समझौतों का सम्मान करना। अगला और अंतिम पॉइंट है, लिखिए, पर्यावरण पर्यटन के दौरान स्थानीय क्षेत्र में मानव गतिविधियों के क्या दुष्परिणाम होंगे। मानव गतिविधियों के पर्यावरण को क्या दुष्परिणाम होंगे। पर्यावरण पर्यटन में स्थानीय क्षेत्र में मानव गतिविधियों के पर्यावरण के क्या परिणाम होंगे, इस विषय की व्यापक शिक्षा प्रदान करना। इस विषय की व्यापक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एडवांटेज ऑफ इको टूरिज्म, यानी पर्यावरणीय पर्यटन के लाभ। एडवांटेज ऑफ इको टूरिज्म, पर्यावरणीय पर्यटन के लाभ। एडवांटेज ऑफ इको टूरिज्म। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, क्या क्या एडवांटेज हैं। 4 पॉइंट लिखवाऊंगा इसमें। पहला पॉइंट है, पर्यावरणीय पर्यटन उद्योग को तेजी से बढ़ाने में, पर्यावरणीय पर्यटन उद्योग को तेजी से पर्यटन उद्योग को तेजी से बढ़ाने में मददगार है। पर्यावरणीय पर्यटन उद्योग को तेजी से बढ़ाने में मददगार है। दूसरा पॉइंट और लाभ क्या है, यह रोजगार और विदेशी मुद्रा कमाने में मदद करता है। यह रोजगार एवं विदेशी मुद्रा कमाने में मदद करता है। वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और फॉरेक्स रिजर्व मिलता है जब विदेशी आते हैं देश में। यह रोजगार और विदेशी मुद्रा को कमाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पर्यावरणीय पर्यटन लुप्त प्राय प्रजातियों पर्यावरणीय पर्यटन लुप्त प्राय प्रजातियों व नाजुक पारिस्थितिकी स्थितियों के संरक्षण पर्यावरणीय पर्यटन लुप्त प्राय प्रजातियों व नाजुक पारिस्थितिकी स्थितियों के संरक्षण एवं जागरूकता के प्रसार में सहायक है। पर्यावरणीय पर्यटन लुप्त प्राय प्रजातियों व नाजुक पारिस्थितिकी स्थितियों के संरक्षण, उपायों एवं जागरूकता के प्रसार में सहायक है। जागरूकता के प्रसार में सहायक है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, पर्यावरणीय पर्यटन किसी क्षेत्र विशेष के प्रति सरकारी नीतियों एवं वित्त और उनके बेहतर विनियमन को आकर्षित करता है। पर्यावरणीय पर्यटन किसी क्षेत्र विशेष के प्रति सरकारी नीतियों एवं पर्यावरणीय पर्यटन किसी क्षेत्र विशेष के प्रति सरकारी नीतियों एवं वित्त और उनके बेहतर विनियमन को आकर्षित करता है। पर्यावरणीय पर्यटन किसी क्षेत्र विशेष के प्रति सरकारी नीतियों एवं वित्त और उनके बेहतर विनियमन को आकर्षित करता है।
तो ये रहे बात पर्यावरण पर्यटन के लेकर के लाभ उसके। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पर्यावरण पर्यटन की आलोचनाएं। पर्यावरण पर्यटन की आलोचनाएं। पर्यावरण पर्यटन की आलोचनाएं। पर्यावरण पर्यटन की आलोचनाएं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए हर जगह पे आप लोग आमतौर पे देखेंगे, मान लीजिए कोई बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और वहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरण पर्यटन का मतलब क्या है, हमें मानव को इतना ही एक्सेस देना है, मानव को हमें कितना एक्सेस देना है जिससे पर्यावरण प्रभावित ना हो। मानव को हमें उन्हीं क्षेत्रों तक पर्यावरण की अनुमति देनी है, मानव को हमें उन्हें पर्यटन की अनुमति, ऐसा नहीं कि मानव कहीं भी जा सकता है, कहीं भी ना जा सके। हमें सरकार को ऐसी नीतियां बनानी है, इस तरीके से पूरे प्रॉपर रेगुलेट करना है कि मानो उन्हीं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मेरा एक खुद का अनुभव है। मैं हिमाचल प्रदेश गया था लास्ट ईयर। लोग हिमाचल प्रदेश में, अब देखो सड़कें तो अब हर जगह बन गई हैं, ऊपर गांव हैं, लोग बड़े जो है आप देखेंगे, कभी पहाड़ों में जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग कैसे रह रहे हैं, कितना जटिल जीवन है, कितना संघर्षपूर्ण जीवन है। तो आप पहाड़ों में जा करके भी गाड़ियों में आप जो है वहां पर पहुंच के छोटा सा 1 किलोमीटर भी चलना है तो आप गाड़ी में ही जा रहे हैं, है ना। अरे आपको अब वहां पहुंचने के बाद आपको तो सब बैन कर देना चाहिए। मेरा मानना है कि नीचे पार्किंग बनाइए, बैन कर दीजिए, ऊपर का हिस्सा पूरा जो है आपका, तो लोग पतली पतली जगहों तक में गाड़ियां ले जाते हैं, वहां भी गाड़ियां ले जाएंगे, बाइक ले जाएंगे। तो ये क्या है, ये पर्यावरण के साथ यही तो छेड़छाड़ है, और क्या है। वहां पे आधारभूत ढांचा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं मानना नहीं है, समझना नहीं है, 4 पहिया गाड़ी तक ऊपर तक ले जाते हैं जहां तक ले नहीं जाना चाहिए। वहां पे तो प्रकृति है, स्वच्छंद तौर पे घूमिए प्रकृति पे। तो हमें मानव को कितना एक्सेस देना है, यही तो है आपका पर्यावरण इको टूरिज्म। लेकिन कोई परिभाषित नहीं है, सरकार ने भी ना तो इसे परिभाषित किया। तो पहला क्रिटिसाइज हम यही करेंगे। इसको हेडिंग आपने डाली है पर्यावरण पर्यटन की आलोचना है, क्रिटिसिज्म क्या है इसका, ठीक है। पहली आलोचना यही है, पर्यावरणीय पर्यटन शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। ये स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सा पर्यटन इको टूरिज्म में आएगा, कौन सा पर्यटन इको टूरिज्म होगा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कोई, है ना। यही चीज मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए पर्यावरणीय पर्यटन शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति तो पर्यटन कर ही रहा है ना। हर व्यक्ति तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से पर्यटन तो हम कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम पर्यटन नहीं कर रहे हैं। आप बिहार से यूपी आइए, चाहे मैदानी क्षेत्रों में, वो भी पर्यटन की परिभाषा में है ना। ये हो सकता है कि आप आए हो रोजगार की तलाश में, लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हुए ना, और आपके स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप ये चीज तो तय है कि वहां के पर्यावरण में कुछ ना कुछ आप प्रभाव डालेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी उपस्थिति से पर्यावरण प्रभावित ना हो। हमारी उपस्थिति से पर्यावरण अनिवार्य तौर पर प्रभावित होता है, उसका प्रभावित होना बनता है। तो ऐसी स्थिति में वो आपको प्रभाव डालेगा, आप उससे प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं पे अब कौन सा पर्यटन इको टूरिज्म होगा, ये आज तक क्लियर नहीं किया गया, ये चीज स्पष्ट नहीं है अभी तक। तो लिख लीजिए, पर्यावरणीय पर्यटन शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। पर्यावरणीय पर्यटन शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। पर्यावरणीय पर्यटन शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। नेक्स्ट आगे लिखे, इसलिए यह जानना मुश्किल है कि, इसलिए यह जानना मुश्किल है कि कौन सी यात्राएं, इसलिए यह जानना मुश्किल है कि कौन सी यात्राएं वास्तव में पर्यावरणीय पर्यटन की सीमाओं में आती हैं, वास्तव में पर्यावरण पर्यटन की सीमाओं में आती हैं, और कौन सी नहीं आती हैं। ये स्पष्ट नहीं है कौन सी यात्राएं पर्यावरण पर्यटन की सीमाओं में आती हैं और कौन सी नहीं आती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यटन, जैव व हरित पर्यटन, इसके अलावा प्राकृतिक पर्यटन, जैव व हरित पर्यटन अक्सर पर्यावरणीय पर्यटन ही समझे जाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यटन, जैव व हरित पर्यटन, इसके अलावा प्राकृतिक पर्यटन, जैव व हरित पर्यटन
अक्सर पर्यावरणीय पर्यटन ही समझे जाते हैं, जिसके लक्षण सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर्यटन समिति द्वारा परिभाषित पर्यावरणीय पर्यटन समिति द्वारा परिभाषित सिद्धांत से नहीं मिलते हैं। जिसके लक्षण सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय पर्यटन समिति द्वारा परिभाषित सिद्धांत से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अगला पॉइंट लिखिए, इसी में अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट इसका क्रिटिसाइज कैसे करेंगे। देखो कई बार ये होता है कि जो जहाँ पर भी पर्यावरणीय क्षेत्र हैं, आप जैसे कि मैं आपको ज़्यादा नहीं, मेरा एक अनुभव है, मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप जाएंगे तो वहाँ पर जिम कॉर्बेट जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है हमारे देश में, ये सब प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक पर्यटन के लिए लोग जाते हैं। तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं बहुत सारे, आपको जब आप पहुँचेंगे तो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या ऐसे किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बहुत सारे स्थानीय लोग जो वहाँ रहते थे, पहले जंगलों में रहते थे, तो उसी के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि एक छोटा मोटा हिस्सा तो होता नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा पूरा का पूरा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे लोग भी तो रह रहे हैं, लोगों के आवास क्षेत्र भी तो है, जनजातियाँ निवास करती हैं ऐसे क्षेत्रों में। तो आमतौर पर अब चूंकि पूरा टूरिज्म क्षेत्र बन गया, लोग वहाँ पहुँचते हैं, लोग उसे देखने जाते हैं, वहाँ पर लोग जीवों को देखने जाते हैं, है ना, कुछ दिन जंगलों में बिताते भी हैं। तो वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला। वो लाभ किसको मिला? फॉरेन विदेशी निवेशकों को मिला। यहाँ से किसी के पास पैसा है, उसने जाकर एक रिजॉर्ट बना दिया, है ना, तो ऐसे लोगों को बेनिफिट मिला। बेनिफिट उन्हें नहीं मिला जिन्हें मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिला। तो अगला क्रिटिसिज्म लिखिए इसका, इको टूरिज्म का लिखिए। अधिकांशतः पाया गया है कि पर्यावरणीय पर्यटन का लाभ अधिकांशतः पाया गया है कि पर्यावरणीय पर्यटन का लाभ स्थानीय समुदायों के स्थान पर बाहरी निवेशकों होटल और पर्यटक ऑपरेटरों को मिलता है। होटल एवं पर्यटक ऑपरेटरों को मिलता है। जैसे कि एक मेरे पास बच्चा आया था, दुधुआ नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी में है। तो उसने मुझे बताया कि सर हम दुधुआ नेशनल पार्क के अंदर रहते हैं। वो थारू जनजाति का बच्चा था, थारू जनजाति से जुड़ा हुआ था और मेरे पास आया था, क्लास करने के से संबंधित थी, इलाहाबाद में पढ़ता था, बहुत डिप्रेशन में था जब वो आया था। तो उस बच्चे ने जब मुझे मैंने उससे पूछा कि भाई कैसा जीवन यापन रहता है, कैसे आप लोग रहते हैं, तो उसने बहुत सारी जानकारी दी। जैसे बोला कि अभी बिजली की, वहाँ पर बिजली है ही नहीं जहाँ पर वो लोग रहते हैं। दुधुआ नेशनल पार्क के अंदर ही उसने कहा कि हमारे लगभग 40 एक तरीके से जैसे गांव होते हैं ना आपके, उसके अंदर ऐसे ही 10-10, 20-20 लोगों का परिवार है और 40 ऐसा कुछ उसने मुझे याद नहीं उसने क्या एक शब्द प्रयोग किया, 40 जत्थों में रहते हैं, ये मान लीजिए 40 जत्थों में रहते हैं और पूरे थारू जनजाति के लोग थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग आमतौर पर आते जाते, अब तो शिक्षा के लिए सब बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो सब चीज़ें जो कागज़ों में हम पढ़ते हैं वो सब कुछ नहीं है। वहाँ के लोग अभी भी वहीं के स्थानीय, जो पूरा का पूरा दुधुआ नेशनल चूँकि राष्ट्रीय उद्यान है आपका, तो यहाँ पर भी गो एरिया, नो गो एरिया सब डिसाइड किया गया कि कितने एरिया पे जा सकते हो। वैसे राष्ट्रीय उद्यानों पे तो आप जा ही नहीं सकते हो, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए जा सकते हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो कह रहा है कुछ औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है मेन स्ट्रीम पे सम्मिलित हो रहे हैं, उनके कल्चर को पूरी तरीके से अब समाप्त होकर के वो भी मेन स्ट्रीम के कल्चर को पकड़ रहे हैं। तो स्थानीय लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता, ये बात सत्य है। स्थानीय लोगों की जगह पे जो बाहरी निवेशक जाते हैं उनको फायदा मिलता है, क्योंकि वो ना तो इतने शिक्षित होते हैं कि इतने बड़े स्तर पर डील कर सकते हैं, है ना, घूमने जाने को लेकर के विदेशी तक आते हैं ऐसे क्षेत्रों में। ठीक है, चलो आगे अगली बात लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगला पॉइंट, हाँ क्या यहाँ पे थे ना, पर्यटक ऑपरेटरों को मिलता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, यदि पर्यावरणीय पर्यटन समुचित रूप से प्रबंधित नहीं होता तो, यदि पर्यावरणीय पर्यटन समुचित रूप से प्रबंधित नहीं होता तो
यदि पर्यावरण पर्यटन समुचित रूप से प्रबंधित नहीं होता तो यह संसाधनों के विनाश का भी एक कारण बन जाता है। यह संसाधनों के विनाश का भी एक कारण बन जाता है। यह संसाधनों के विनाश का भी एक कारण बन जाता है। यह संसाधनों के विनाश का भी एक कारण बन जाता है। तो आमतौर पे आप लोग सुनते हैं, जानते भी हैं इस बात को कि कई बार जो है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, मुझे जितने भी नेशनल पार्क है ना, उनके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। और जो आपकी एक पोस्ट है IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये आपने सुना होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो मैं आपको एक छोटा सा अनुभव साझा करता हूँ कि जब मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गया था, आपने देखा होगा एक वीडियो शूट हुआ था, वहाँ से मैंने भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों और वन अभ्यारण्यों के बारे में बताने का प्रयास किया था आपको। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने परमिशन पहले से नहीं ली थी, मुझे जानकारी नहीं थी कि परमिशन का तरीका सिर्फ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन परमिशन के लिए जिम कॉर्बेट की अपनी एक वेबसाइट बनाई गई है और उसी वेबसाइट पर जाकर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि आपको इस तिथि को आपको घूमना है, और उसमें डेट अवेलेबल होगी तो आपका अपॉइंटमेंट होगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट डेट में लेना होगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जाने के बाद वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली नहीं थी। तो अब ऐसी स्थिति में चूंकि हम गए थे इतनी दूर, काफ़ी उत्तराखंड से, मैं टिहरी से जिम कॉर्बेट निकला था सीधा, नहीं देहरादून का शायद मीटअप था, मीटअप के बाद जिम कॉर्बेट निकला था। तो रात भर पूरी यात्रा करके जो है पहुंचा था। तो ये था कि अब वीडियो शूट होना ही चाहिए, इतनी दूर आए हैं। तो फिर IFOS एक अधिकारी थे, मैंने उनसे बात की, उनको बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ और एक हमें यहाँ पर वैसे वीडियोग्राफी प्रतिबंधित होती है। लेकिन जब उन्होंने पूरे मर्म को समझा, सारी चीज़ों को समझा, तो फिर उन्होंने VIP पास दिया हमको कि भाई अब आप जो आए हैं यहाँ से वापस ना लौटें। तो क्या होता है कि आपको पहले पूरा प्रबंधन तंत्र वहाँ पर है, वहाँ पर रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं। फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ साथ वहाँ पर आपको वन विभाग, पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसा नहीं कि आप गए और आपको प्रवेश मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है, पूरा तरीका। और वहां पे गाड़ियां जाती हैं, उन गाड़ियों के तहत ही आप उनके साथ ही, ऐसे नहीं कि आप पैदल घूमने निकल गए, नहीं। ये वन्य जीव अभ्यारण्यों में तो थोड़ा बहुत आपको छूट मिलती है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर बहुत प्रोटेक्टेड गाड़ियां होती हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे आप। एक आपको गाइड मिलेगा, उसका प्रॉपर चार्ज भी लगता है, लगभग 2200-2300 रुपए का आपको गाड़ी का चार्ज लगेगा। परमिट का चार्ज अलग होता है, परमिट में 600-700 रुपए का परमिट चार्ज होता है जो आपको लेना होता है। तो ओवरऑल हर तरीके से अलग अलग तरीके से पूरा का पूरा जो है प्रबंधन तंत्र होता है। प्रबंधन तंत्र ना हो क्या हो, लोगों का प्रवेश होने में कितना टाइम लग जाएगा। हर जगह पे प्रबंधन तंत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहाँ पर वन्य जीवों की संख्या ज्यादा है, कभी भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है, कभी भी रोड पे आ सकता है, इसलिए आप संतुलित तौर पे गाड़ी चलाएं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इन चीजों को भी ये प्रबंधन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलिए आगे लिख लीजिए, नेक्स्ट यही बात लिख रहे थे ना, यदि पर्यावरण पर्यटन में समुचित रूप से प्रबंधित नहीं है तो संसाधनों का विनाश का भी ये कारण बन जाता है। इसको इस पे हमने सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया तो ये भी चीजें। नेक्स्ट आगे लिख लीजिए, पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्रों में, पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्रों में, जैसे कि मैं आपको एक अनुभव और बताता हूँ। जब मैं उत्तराखंड गया था, ये देवप्रयाग वाले हिस्से से ऊपर जाते जाते पौड़ी गए थे, तो क्या होता है कई जगह पे पहाड़ जो है ना बहुत नाजुक चीज होती है। पहाड़ को अब तो धीरे धीरे काटा जा रहा है। मैंने मेरा एक भारत दर्शन का एपिसोड आया था, आप लोग देखिएगा, आपदा प्रबंधन को लेकर के मैंने बनाया था कि आपदाएं क्यों आती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पे कार्य चल रहा है, वहां पर रोडें बनाई जा रही है, डबल लेन रोडें बनाई जा रही हैं। आपको मजे की बात बताऊं तो देहरादून से केदारनाथ तक के लिए रेलवे लाइन का पूरा रुद्रप्रयाग तक, माफ करिएगा, देहरादून से रुद्रप्रयाग तक आपकी पूरी की पूरी रेलवे लाइन बनाई जा रही है। और बिजली के खंभे पहुंच रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है जगह जगह पर। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाया जा रहा है। तो ये क्या है, सीधा सीधा आप एक खिलवाड़ी तो कर रहे हैं प्रकृति के साथ। आप पहाड़ को 20 से 2 भागों में बांट देते हैं तो पहाड़ कच्चा हो जाता है, पहाड़ की जो पूरी की पूरी उसकी पकड़ है वो खत्म हो जाती है। तो जब कभी बारिश होता है, और आमतौर पे पर्वतीय क्षेत्रों में यह है कि आपको दिन में एक बार बारिश जरूर होती है, कब बारिश आ जाए आपको पता नहीं चलेगा, कभी सुबह बारिश हो जाती है, कभी शाम बारिश हो जाती है। तो वहाँ पे तो एक पूरा रूटीन है, वहाँ की जलवायु ऐसे, क्योंकि जो भी आर्द्र पवनें हैं पहाड़ों से टकराती हैं, ऊपर जाती हैं और ऊपर जाकर के वो वर्षा का फिर वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में। तो पर्वतीय वर्षा बहुत नाजुक है और कभी भी हो सकती है, पर्वतीय वर्षा होना बड़ा आसान है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब कभी बारिश होती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि पहाड़ जो है रोड पे आ जाते हैं, पहाड़ गिरने चालू हो जाते हैं, पहाड़ गिरने चालू हो जाते हैं। और गिरने चालू के बाद हमारे साथ हुआ था कि जब मैं गया था
तो पहाड़ बड़ी तेज़ी से गिरने चालू हो गए। और ऐसी स्थिति में हमारे आगे एक गाड़ी थी, इंडियन आर्मी की थी, उसमें लगभग 30 से 40 जवान थे। तो फिर जब देखा कि स्थिति सामान्य हुई, उसके बाद उन्होंने पूरा पहाड़ उठा करके, फिर होता है फ़ोन करिए, वहाँ पे नंबर है आपको, वहाँ पे PWD विभाग को फ़ोन करिए, पुलिस को फ़ोन करिए, फिर वहाँ से बुलडोज़र आता है, गाड़ियाँ आती हैं, वो आपका पूरा का पूरा रास्ता साफ़ करती हैं। लेकिन उसके कारण से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पे लंबा जाम लग जाता है, लंबा जाम लग जाता है और लोग खड़े रहते हैं। अब तो पहाड़ों पर्वतीय क्षेत्रों पे आप देखेंगे तो हर साल आपको खबर आएगी कि हज़ारों किलोमीटर का जाम लग गया, ठीक है। लोग, क्योंकि वहाँ पे सड़कें ऐसी नहीं है जैसी यहाँ मैदानी क्षेत्रों में, वहाँ तो थोड़ी सी चूक हुई आप घाटी पे गिर जाएंगे। तो भूस्खलन की समस्या, प्राकृतिक आपदाओं की समस्या ये लगातार जो है इन क्षेत्रों में बनी रहती है, ठीक है। यही बात आपको लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए। पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्रों में भीड़ भाड़ व भारी यातायात, पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्रों में भीड़ भाड़ व भारी यातायात, स्थानीय वनस्पति जीव और भौतिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्रों में भीड़ भाड़ व भारी यातायात, स्थानीय वनस्पति जीव और भौतिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जैसे कि आपका लेह लद्दाख का इलाका है ना, ये सब बहुत लोग अब बड़ी संख्या में जाते हैं यहाँ पर घूमने। लेह लद्दाख हो गया, इस समय तो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेह लद्दाख हो गया आपका, लाहौल स्पीति, कभी आप, मैं तो कहता हूँ कभी जाएं आप लोग। लाहौल स्पीति बहुत, मतलब कि ये आपका कुल्लू मनाली वाला क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। तो आपको रोहतांग पास के आगे से ही पूरा लाहौल स्पीति का रास्ता जाता है और बहुत अच्छी जगह है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको घूमने में, आपको आनंद आ जाएगा। लेकिन अब वो है कि थोड़ा सा जटिल भी है, इतना आसान नहीं होता पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करना। आपके अंदर विल पावर है और आप थोड़ा सा साहसी हैं, साहसिक प्रवृत्ति के हैं, तो आप निश्चित तौर पे फिट बॉडी के हैं तो ज़रूर आप कर पाएंगे। मेरा बड़ा मन है कभी यदि समय मिलेगा तो एक जगह है, मैंने पूरा डिसाइड कर रखा है कि कभी होगा तो यहाँ पक्का जाऊँगा, जो आपका एक हिमाचल प्रदेश में ही है। और ये ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य है यहाँ पे, नहीं राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है आपका। और नेशनल पार्क के पास ही वहीं पर देखेंगे आप, मैप में देखें, मानचित्र में कभी दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ पर 2 गांव हैं, एक कुलगा गांव है, एक पुलगा गांव है, छोटे छोटे गांव हैं। पता नहीं यहाँ पे अभी मुझे इसकी जानकारी, मैंने अभी एक मेरे मित्र हैं जो हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड हैं, तो मैंने उनसे जानकारी भी लिया था कि यहाँ के जाने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश का, मतलब ये लाहौल स्पीति वाले हिस्से से जाते हैं, फिर ग्रेट हिमालयन आपका जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है, और उसी के नीचे वहीं पर ही आपका है कुलगा और पुलगा, 2 गाँव हैं बड़ा, मतलब ज़्यादा आबादी नहीं है, और वहाँ पे सेव के बड़े बड़े उद्यान हैं। तो कभी इच्छा करती है कि कभी बस एकांत में जाके इन्हीं क्षेत्रों में आराम से बैठा जाए, 10 से 15 दिन जो है आनंद किया जाए। तो यदि कभी समय मिलेगा तो ये जो पूरी भीड़ भरी जिंदगी है, इससे हट के पहाड़ों का अपना सौंदर्य आनंद होता है, देखते हैं कब नसीब होता है। तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ समझिए कि जब ये भीड़ पहुँचती है तो ये भी इको टूरिज्म को प्रभावित करती है। आगे अगला लिख लीजिए, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, पर्यटन वृद्धि के परिणाम स्वरूप अब तो पहाड़ों में भी बहुत बड़ी संख्या में पक्के मकान है ना, बहुत बड़ी संख्या में भीड़, वहाँ पे भी जाम लगता है। जैसे ये था ना आपका धर्मशाला वाला हिस्सा है, तो मैक्लोडगंज है आपका। मैक्लोडगंज मतलब कि कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला वाले में बहुत, मतलब कि ऐसा एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यापारिक क्षेत्र के तौर पे यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। और मैक्लोडगंज में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते हैं। मैक्लोडगंज में वहाँ पे बौद्ध मोनेस्ट्री भी बहुत सारी मिल जाती हैं, और अंग्रेज़ों का बसाया हुआ है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे इतना जाम लगता है, बहुत गंदगी भी है, मतलब कि लोगों ने यहाँ पे जाके, अब जहाँ पे लोग होंगे, आबादी होगी, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, कचरा निकलेगा ही, और उसको सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया जाएगा तो गंदगी भी होगी। तो आप यदि मैक्लोडगंज जाएँ, धर्मशाला जाएँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ तो ये तो पूरी तरीके से हमारे शहरों की तरह ही है, जैसे मैदानी शहर है वैसे ही वहाँ पे भी पूरे भीड़ है। आपको थोड़ा सा धक्का मुक्की भी लग सकती है यदि आप ऐसे गए, गर्मियों के टाइम पीरियड पे गए तो बहुत भीड़ होती है, ठीक है। यहीं पर आपके जो तिब्बती वो है ना धर्मगुरु, क्या नाम है, दलाई लामा शायद मुझे लगता है मैक्लोडगंज में ही रहते हैं। मैक्लोडगंज या धर्मशाला पे ही रहते हैं दलाई लामा, ठीक है। चलो अलग बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिख लीजिए,
पर्यटन वृद्धि के परिणाम स्वरूप शहरीकरण में वृद्धि के साथ, पर्यटन वृद्धि के परिणाम स्वरूप शहरीकरण में वृद्धि के साथ, शहरीकरण में वृद्धि के साथ, पर्यटन वृद्धि में के परिणाम स्वरूप शहरीकरण में वृद्धि के साथ, शहरीकरण में वृद्धि के साथ, शहरीकरण में वृद्धि के साथ पारिस्थितिकी भूमि, जो जमीन है, शहरीकरण बढ़ेगा तो ज़मीन की ज़रूरत तो पड़ती है ना। बड़े स्तर पे पहाड़ों में जाएंगे तो आपको घरों का निर्माण हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है। क्यों? रिजॉर्ट बन रहे हैं। किस लिए? औद्योगिक गतिविधि को लेकर। सब चाहते हैं कि वहाँ एक उनका रिजॉर्ट हो जाए। तो पर्यटन वृद्धि के परिणाम स्वरूप शहरीकरण में वृद्धि के साथ पारिस्थितिकी भूमि भी अतिक्रमण का शिकार होती है, भी अतिक्रमण का शिकार होती है। सब जो है वहाँ रिजॉर्ट बनवा रहे हैं। मैं गया था हिमाचल प्रदेश में नड्डी गाँव। नड्डी कभी आप जाइएगा, धर्मशाला के ऊपर रहता है। गांव में रुकिए, मज़ा आता है। मतलब आप ऐसे मत रुकिए कि धर्मशाला में रुक गए, वहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। किसी गांव को पकड़िए आप। नड्डी हो गया, और भी बहुत सारे गांव हैं वहाँ पे आसपास। तो नड्डी गांव पे मैं रुका हुआ था और बड़ा सामने मतलब धौलधार श्रेणी थी आपकी, धौलधार श्रेणी, हिमाच्छादित श्रेणियाँ। सिर्फ मुझे लगता है वो एक ही मकान था जिसमें हम रुके थे, वो एक ही रिजॉर्ट था और बड़ा मतलब जब शानदार। 2-3 दिन गुजारिए, दिमाग पूरा हल्का हो जाएगा। उसका एक वीडियो आप लोगों को पड़ा होगा, गुफ्तगू करके पड़ा होगा, और वो आपका उसमें आज़ाद फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे होगा। एक बार देखिएगा, आनंद आएगा आपको। चलिए, ये हो गया पर्यावरणीय पर्यटन। अब आलोचनाएँ करने में भी बहुत सारी आलोचनाएँ और किया जा सकता है, और कहिए तो और लिख लिया जाए। लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, अंतिम एक पॉइंट और लिख लो। आजकल यानी वर्तमान में भी क्या हो रहा है? इको टूरिज्म नाम मात्र का है। अब तो सब जगह व्यवसायीकरण हो गया, वाणिज्यीकरण हो गया है। पर्यावरण का ख्याल किसी को नहीं है। आजकल धारणीय मतलब सतत, आजकल धारणीय प्रकृति और पर्यावरणीय पर्यटन योजनाओं, आजकल धारणीय प्रकृति और पर्यावरणीय पर्यटन योजनाओं का स्थान, आजकल धारणीय प्रकृति और पर्यावरणीय पर्यटन योजनाओं का स्थान वाणिज्यिक पर्यटन योजनाओं ने ले लिया है। वाणिज्यिक पर्यटन योजनाओं ने ले लिया है। वाणिज्यिक पर्यटन योजनाओं ने ले लिया है। आजकल धारणीय प्रकृति और पर्यावरणीय पर्यटन योजनाओं का स्थान वाणिज्यिक पर्यटन योजनाओं ने ले लिया है, जो केवल लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती हैं, जो केवल लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती हैं, जो केवल लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती हैं, जो केवल लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। ठीक है, तो अब जिसका उद्देश्य केवल लाभ ही होगा तो समझ ही सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा टॉपिक। इसमें पर्यावरणीय पर्यटन मैंने समझा दिया, पर्यावरणीय पर्यटन के सिद्धांत क्या हैं, पर्यावरण पर्यटन के लाभ क्या और पर्यावरण पर्यटन को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। अब अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक, अगली हेडिंग डालिए, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहला सम्मेलन आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा कब किया गया था? सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने पर्यावरण को लेकर के पहला सम्मेलन जो यूनाइटेड नेशन का रहा वो ये रहा, ये। ठीक है, सबसे पहले पर्यावरण का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम में। ठीक, पहला सम्मेलन हुआ 1972 में। ये चला था आपका 5 जून से लेकर 16 जून तक, 5 जून 1972 से लेकर के 16 जून 1972 तक, और प्रथम पर्यावरण सम्मेलन था। इसके बाद इसके 10 साल बाद +10, ठीक है, +10, 1982 में नैरोबी शिखर सम्मेलन हुआ था, नैरोबी, और नैरोबी घोषणा पत्र भी आया था। ठीक है, इसके बाद इसी में एक आयोग का गठन किया गया था, जिस आयोग का काम था कि वो सतत विकास की परिभाषा को समझाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास क्या है, धारणीय विकास क्या है। तो 1982 में नैरोबी शिखर सम्मेलन हुआ।
इसके बाद इस जो आयोग बनाया गया, इस आयोग का नाम था ब्रंटलट आयोग, ब्रंटन आयोग। तो इसकी रिपोर्ट आई 1987 में और इसने सतत विकास की परिभाषा को समझाने का प्रयास किया, सतत विकास की परिभाषा को समझाने का प्रयास किया। ठीक है। इसके बाद 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ और ये एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था। ये रियो में हुआ, इसको रियो भी कहते हैं, रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये। ठीक है, रियो सम्मेलन। और इससे जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न पक्ष निकल के आए, पूरा घोषणा पत्र था और इसके बारे में जानेंगे। और इसके 1992 के बाद, इसके जस्ट 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ जिसमें विभिन्न पक्षों पे बात की गई। और रियो +20 यानी कि 2012 में रियो डी जेनेरियो में फिर एक सम्मेलन हुआ और इन सम्मेलन के माध्यम से पर्यावरण को लेकर के विभिन्न प्रकार की, तो आपने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, अब आ गए ना सतत विकास लक्ष्य, तो 2015 में आए थे सतत विकास लक्ष्य। तो उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब आपको जो है चर्चा करते हैं। हेडिंग है आपकी पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा हल्का सा ग्राफ बना लीजिए साथ में। पहला है 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, पहला है। फिर 1982 का नैरोबी, 1987 में ब्रंटलट रिपोर्ट आई थी सतत विकास पर, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन, 2012 में रियो +20 रियो डी जेनेरियो। तो पहले इन सम्मेलनों को समझते हैं, फिर आगे चल के हम समझौतों को भी समझेंगे। बहुत सारे समझौते भी हुए हैं, उनको अलग देखेंगे। चलिए फिर कुछ पहले एक पृष्ठभूमि बना लीजिए और फिर इसके बाद इसको लिखेंगे। आज प्रयास करूँगा, नहीं तो काफ़ी कुछ कल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, हेडिंग डालिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। हेडिंग है आपकी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। लिखिए इस पे विविध बिंदुओं पर वैश्विक सहयोग की महत्ता के विषय, विविध बिंदुओं पर वैश्विक सहयोग की महत्ता के विषय तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। विविध बिंदुओं पर वैश्विक सहयोग की महत्ता के विषय तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? आतंकवाद पे वैश्विक सहयोग चाहिए, पर्यावरण पे वैश्विक सहयोग चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग पे वैश्विक सहयोग चाहिए, है ना। तो जो बड़े ऐसे बिंदु हैं जिनको वैश्विक सहयोग के बिना, जैसे कोविड-19 बिना वैश्विक सहयोग के नहीं हो सकता, किसी एक देश के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए WHO ने पूरे विश्व के सभी देशों से कहा है कि आप सभी अपने रिसर्च कार्य को जारी रखिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अवगत कराइए कि यदि आप किसी भी प्रकार की सफलता अर्जित करते हैं तो विभिन्न बिंदु होते हैं जहां पर वैश्विक सहयोग बहुत ही प्रासंगिक होता है और बिना वैश्विक सहयोग के कुछ भी संभव नहीं होता है। तो उस दिशा पर लगातार कार्य चलता रहता है, उसी बात पर चर्चा हो रही है। लिखिए विभिन्न बिंदुओं पर वैश्विक सहयोग की महत्ता के विषय, विभिन्न बिंदुओं पर वैश्विक सहयोग की महत्ता के विषय तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। आज जब विश्व सर्वाधिक वैश्वीकृत है, वैश्वीकृत मतलब वैश्वीकरण, अब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं ना, कोरोना कहाँ से निकला? चीन से निकला। कहाँ पहुँच गया? पूरे देश में, पूरे विश्व में, हर देश में पहुँच गया। तो लिख लीजिए इसको, आज जब विश्व सर्वाधिक वैश्वीकृत है तब विभिन्न महत्वपूर्ण विषय जैसे व्यापार, विभिन्न महत्वपूर्ण विषय जैसे व्यापार, सुरक्षा, प्रवास आदि पर बहुपक्षीय दृष्टिकोण भी आवश्यक है, आदि पर बहुपक्षीय दृष्टिकोण भी आवश्यक है, आदि पर बहुपक्षीय दृष्टिकोण भी आवश्यक है। हाँ, कहाँ पर हैं हम? अब आप लोग कैसे बताओगे कि मैं कहाँ पे हूँ? चलो, तो आज जब विश्व सर्वाधिक वैश्वीकृत है तब विभिन्न महत्वपूर्ण विषय जैसे व्यापार,
सुरक्षा, व्यापार, देख रहे हैं ना, WTO बनाया गया व्यापार के लिए। कौन कौन से विषय हो सकते हैं, वही विषय की बात कर रहा हूँ। व्यापार, सुरक्षा, सुरक्षा देख रहे हैं ना, आतंकवाद से सुरक्षा, विभिन्न प्रकार की ऐसी अब देख रहे हैं, अभी देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं भारत चाइना का मामला है, तो इससे भी पूरा विश्व असुरक्षित सा महसूस कर रहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए मामले को सुलझा दीजिए, कोई भी बड़ी शक्तियां आपस में टकरा न जाए कभी, ना। तो जो यूनाइटेड नेशन है वो सक्रिय हो जाता है। इसके अलावा विश्व के विभिन्न देश देख रहे हैं, अमेरिका में वैसे जो राष्ट्रपति है ना, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं वो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उनका नहीं समझ में आता, कब क्या बोल देते हैं, मैं चीन और भारत की मध्यस्थता करूंगा। भाई कोई बुलाए तब आओ ना, वैसे चलो कुछ दिनों के लिए बचे हैं, वैसे भी निपट जाएंगे। सस्ता नशा करके ही देखा ना उन्होंने, देश में लॉकडाउन नहीं लगाया, आज 20 से 25 लाख लोग किस हालत में चले गए, लाखों की संख्या। डरा तो इन्होंने ही दिया, नहीं तो कौन डरता कोरोना से। अमेरिका ने डराया पूरे विश्व को, इतनी बड़ी संख्या में मौतें होने लग गई और सब पागल हो गए। अगला पॉइंट लिख लीजिए नेक्स्ट। इसमें आज जब विश्व सर्वाधिक वैश्वीकृत है तब विभिन्न महत्वपूर्ण विषय जैसे व्यापार, सुरक्षा, प्रवास आदि पर बहुपक्षीय दृष्टिकोण भी आवश्यक है। और जब हम पर्यावरण के संदर्भ में बात करते हैं तब जाहिर है कि पर्यावरण का अवनयन या अवनति एक वैश्विक समस्या है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस पर प्रतिक्रिया भी वैश्विक हो, जैसे ओजोन परत का क्षरण, दूसरा जैव विविधता का ह्रास और लगातार जैविक प्रदूषणों का प्रसार तथा वर्तमान में कोरोना महामारी जैसे जैविक विषाणुओं से विश्व की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अति प्रासंगिक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ही अति प्रासंगिक है। इसलिए पर्यावरण प्रबंधन और स्थानीय संरक्षण रणनीतियां संरक्षण रणनीतियां वैश्विक सहयोग के बिना सफल नहीं हो पाएंगी।
वैश्विक सहयोग के बिना सफल नहीं हो पाएंगी। इसके लिए विश्व समुदाय ने प्रयास भी प्रारंभ किए हैं। इसके लिए विश्व समुदाय ने प्रयास भी प्रारंभ किए हैं। ठीक है, अब पहला प्रयास हेडिंग डाल लीजिए, बस आज इतना ही रखूंगा, बाकी कल के टॉपिक में पढ़ाऊंगा। हेडिंग डाल लीजिए स्टॉकहोम सम्मेलन। हेडिंग डाल लीजिए स्टॉकहोम सम्मेलन, कोष्टक में ब्रैकेट में लिखिएगा मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, हेडिंग डाल लीजिएगा मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। कब हुआ था ये? 1972 में, 5 जून से 16 जून 1972 में। बस इतना डाल लीजिए हेडिंग। फिर कल मैं आपको इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में कल हम पढ़ेंगे। और जितने भी पर्यावरण के जुड़े हुए मैंने आपको बताए, ब्रंटलैंड आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट पूछी जाती है, ये भी लिखवाऊंगा, और भी सारे जितने विभिन्न। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रहते हैं। आप लोगों के किसी के कोई प्रश्न हो, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, विषय वस्तु को फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं।